सो हाय फोक्स, स्टार्ट करते हैं स्क्रीनर की सीरीज़ का पार्ट 2। पहले पार्ट में तो हमने पूरा डिस्कशन कर लिया कि आप जो है स्क्रीनर को कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे आप कोई भी कंपनी को जो है वो सर्च कर सकते हो, कैसे उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्या चेक करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक मेट्रिक्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं और मुझे ऐसे पर्सनल लेवल पे लगता है कि स्क्रीनर पे आप अगर कोई कंपनी को एनालाइज कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें जो है वो चेक करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये सब चीज़ें जो है जो मैं आज आपको बताऊंगा ये हर एक कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं रहती है। वो मैं आज आपको एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा कि ये मैट्रिक्स जो है वो कौन सी कंपनी में एप्लीकेबल है, कौन सी कंपनी में आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो बात करते हैं, पहले पहले हम बात करते हैं मार्जिन्स की। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कंपनी का, वरुण बेवरेजेस का एग्जांपल ले लेते हैं। पहला एग्जांपल तो वरुण बेवरेजेस के केस में अगर आप पी एंड एल स्टेटमेंट में आओगे, इसके एक काम करते हैं, स्मार्ट एनालाइज कर लेते हैं। अब ये स्मार्ट एनालाइज आप किस तरीके से कर सकते हो मैंने जो है आपको पहले ही समझा के रखा है। तो वरुण बेवरेजेस जो है, अगर आपको वरुण बेवरेजेस का बिजनेस नहीं पता तो वरुण बेवरेजेस पेप्सी का बॉटलर है। अगर आप केस में पेप्सी के केस में बात करोगे तो पेप्सी ने जो है वरुण बेवरेजेस को 2040 तक कॉन्ट्रैक्ट देकर रखा है। और आज तक ये लोग क्या कर रहे थे, वरुण बेवरेजेस का जैसे ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है ये लोग उसे रिन्यू कर देते। तो वरुण बेवरेजेस का ये बिजनेस है। आप बाकी इस पर चेकआउट भी कर सकते हो, वरुण बेवरेजेस पे भी हमने बहुत सारी वीडियो बनाकर रखी है। तो इंडिया के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर भी अभी इन्होंने बेवको नाम की एक कंपनी को एक्वायर किया है। तो जितने भी आपके पेप्सिको के प्रोडक्ट्स हैं आपके ड्रिंक्स के अंदर और आपके स्नैक्स के अंदर, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है वो वरुण बेवरेजेस ही आकर जो है वो सेल करता है। तो आप यहाँ देखोगे तो वरुण बेवरेजेस के, अगर हम क्वार्टर के टेबल पे चल जाए तो वरुण बेवरेजेस के अगर आप मार्जिन्स देखोगे तो बॉस 55% 50% के आसपास जो है इसके ग्रॉस मार्जिन है। और ग्रॉस मार्जिन जो है इसके मेंटेन्ड है, अगर आप नोटिस करोगे तो चलो ठीक है। अब इसके ग्रॉस मार्जिन मेंटेन्ड है तो हम चेक करते हैं कि इसके एबिटा मार्जिन किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं। तो अगर हम अब FY20 और 21 को छोड़ दो, 21 को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप 22 के भी लेवल पे देखोगे तो 14% के आसपास के मार्जिन इसके जो है वो 20% पे आ गए थे। फिर किसी में इसके मार्जिन जो है वो 27% थे, किसी में 23 थे। तो मार्जिन जो है चेंज हो रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और आपने ये ट्रेंड नोटिस किया रहेगा तो दिसंबर वाला जो क्वार्टर है उसके अंदर जो मार्जिन है वो कंपैरेटिवली सबसे लोएस्ट है। अब लोएस्ट क्यों है वरुण बेवरेजेस के मार्जिन दिसंबर वाले क्वार्टर के अंदर? अगर आप सेल्स देखोगे तो दिसंबर के क्वार्टर के अंदर वरुण बेवरेजेस की जो सेल्स है उसके अंदर भी इतना खास हमें जो है इंक्रीज देखने नहीं मिलता है, क्योंकि ठंडी का सीजन होता है। ठंडी के सीजन के टाइम पे आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है उनकी सेल्स वगैरह भी इतनी नहीं होती है। इनकी मैक्सिमम सेल्स जो होती है वो Q1 के अंदर होती है इनके, मतलब आपका जो समर सीजन है वो। तो ये आपको Q2 के अंदर होती है मेरे हिसाब से। वरुण बेवरेजेस कैलेंडर ईयर के हिसाब से रिपोर्ट करता है, तो Q2 के अंदर वरुण बेवरेजेस की अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम सेल्स होती है। तो आप मार्जिन इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो। अगर आप ईयर ऑन ईयर के लेवल पे भी ट्रैक करोगे तो दिसंबर 2022 में जो मार्जिन है इनके 22% के आसपास थे, और एबिटा मार्जिन जो है अभी 23% के आसपास आ गए। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो वरुण बेवरेजेस को भी आप ट्रैक कर सकते हो। 2024 के ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे अगर आप देखोगे तो 24% के पास मार्जिन आ चुके हैं, मतलब मार्जिन या तो सस्टेन्ड है या तो इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये जो है एक पॉजिटिव बात हो जाती है। अब वरुण बेवरेजेस के मार्जिन वगैरह सस्टेन्ड है, इंक्रीज हो रहे हैं, चलो ठीक है, मार्जिन वाइज तो ठीक है। अब इस तरीके से हर एक इंडस्ट्री के मार्जिन को जो है वो ट्रैक कर सकते हो। जब आपको लग रहा है कि बॉस मार्जिन जो है वो सस्टेन्ड नहीं हो रहे या मार्जिन के अंदर एकदम डिक्रीज देखने मिल रहा है या वन ऑफ डिक्रीज है, तो पहले जाके उसके कॉन कॉल के अंदर वो बिजनेस का चेक करो कि बॉस डिक्रीज क्यों देखने मिल रहा है हमें कंपनी के मार्जिन के अंदर। रीजन क्या है कि फॉल देखने मिला है हमें मार्जिन के अंदर। जाओ पढ़ो बिजनेस को जाकर, तभी आपको समझेगा कि मार्जिन के अंदर फॉल क्यों देखने मिला है। और दो तीन एग्जांपल ले लेंगे तो आईटीसी के केस में अगर आप मार्जिन नोटिस करोगे तो एकदम स्टेबल मार्जिन से इतने टाइम से, अगर आप 2013 से मार्जिन देखोगे तो एकदम मेंटेन मार्जिन से, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखोगे तो एकदम मेंटेन मार्जिन से, कोई दिक्कत नहीं है। इनका होटल वाला बिजनेस भी एडेड है, जिसकी वजह से अगर आप आईटीसी का डेप्रिसिएशन देखोगे तो इतना ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। पहले से अगर आप देखोगे तो पहले इनका डेप्रिसिएशन सिर्फ 859 था, आज के डेट पे इनका डेप्रिसिएशन जो है वो 1800 के आसपास जा चुका है। क्यों? क्योंकि इनका होटल वाला बिजनेस भी है इनके पास। तो इसके वजह से अगर आप देखोगे तो इनका, और इनका CWIP भी अगर आप देखोगे तो CWIP मतलब केपेक्स भी कंपनी का चल रहा है, होटल वाला बिजनेस भी है। तो इसकी वजह से ये बिजनेस के अंदर जो है डेप्रिसिएशन भी हाई होता है। और इनका सिगरेट वाला बिजनेस तो जो है वो कैश काउ है। अगर आप मैक्सिमम ग्रोथ देखोगे तो मैक्सिमम ग्रोथ इनके एग्रीकल्चरल बिजनेस के अंदर अभी फिर से आना स्टार्ट हुई है। एग्रीकल्चरल बिजनेस आप अगर एग्रोकेमिकल कंपनी को जाकर चेक करोगे तो एग्रोकेमिकल कंपनीज के सबके मार्जिन से एकदम धजिया उड़ चुकी थी पूरे मार्जिन की। अब देखोगे तो एकदम मार्जिन पहले पीक पे जा चुके थे और फिर उसके बाद रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि केमिकल का क्या है, सप्लाई चेन इशू हो गया था। तो आप पैरादीप का देखोगे तो 11% के आसपास मार्जिन थे, फिर उसके बाद 9% के हो गए, फिर 6% के हो गए,
फिर उसके बाद वही चल रहा है सीन। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे देखोगे तो मार्जिन के अंदर डिक्रीज देखने मिला है। अभी मार्जिन जो है थोड़े पिकअप करने जो है वो स्टार्ट देखने मिला है हमें मार्जिन के पिकअप के अंदर। अब एग्रोकेमिकल कंपनीज के अंदर रिकवरी देखने मिल रही है। जितना आप अगर बाकी एग्रोकेम कंपनीज को देखोगे तो क्या नाम था उसका, अगर आप कोरोमंडल के केस में देखोगे तो कोरोमंडल के केस में भी मार्जिन एकदम पीक पे चले गए थे पहले, और फिर उसके बाद जो है फॉल देखने मिला हमें मार्जिन के अंदर। ये केमिकल कंपनीज के अंदर इशू चल रहा है। अब एसआरएफ को भी देखो, वैसे भी चाइना से बड़ी डीस्टॉकिंग हो रही थी ना केमिकल्स की, तो एसआरएफ के केस में भी देखो मार्जिन 2021 पे तो पीक पे थे, और फिर उसके बाद आज के डेट पे मार्जिन सीधा 18% के आसपास आ गया। और अगर आप क्वार्टर पे लेवल पे देखोगे तो मार्जिन जो है वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। अब मार्जिन रिड्यूस होते जा रहे हैं और बिजनेस के अंदर सेल्स ग्रोथ भी रिड्यूस होते जा रही है, तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत बड़ा रेड साइन है। एक और बिजनेस की बात कर लेते हैं, चलो अच्छे बिजनेसेस की तो हम बात कर ही रहे, एक फ्रॉड बिजनेस की भी बात कर लेते हैं। मैं इनके फ्रॉड, ये जो बिजनेस ने जो फ्रॉड किया था ब्राइटकॉम ग्रुप ने, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे, बड़ा बड़ा गाइडेंस दे दिया था तब, और अब वैसे भी ब्राइटकॉम जब गाइडेंस देता था तब मैं इसे ट्रैक भी नहीं करता था और इतनी ज़्यादा सेंस नहीं थी। और जब ब्राइटकॉम का स्कैम हुआ तब मुझे समझ आया कि बॉस ये सारी चीज़ें जो है वो तो देखी ही नहीं, तो ये एक दिक्कत हो गया था। तो ब्राइटकॉम के केस में अगर आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन अगर आप ब्राइटकॉम के केस में देखोगे तो मेंटेन्ड है, चलो ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्जिन के अंदर जो है फॉल देखने मिल रहा है हमें। यहाँ एकदम से 9% के आसपास आ गए थे, अभी 18% के आसपास आ गए थे। अब ब्राइटकॉम ग्रुप के कंपनी के अंदर बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे, तो मार्जिन एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ट्रैक रखना चाहिए। अगर आप फार्मा के कंपनी के केस में देखोगे तो फार्मा कंपनीज के भी जो मार्जिन वगैरह है वो एकदम डिस्टर्ब हो गए थे। क्या नाम था उस कंपनी का, सुवेन फार्मा। सुवेन फार्मा के मार्जिन वगैरह भी डिस्टर्ब हो गए थे क्योंकि फार्मा बिजनेसेस जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। अगर आप देखोगे तो 42% से 30%, 29%, 35% के आसपास आ गया। अभी मार्जिन वगैरह जो है वो फिर से पिकअप होना स्टार्ट हुए। तो मार्जिन का आपको ट्रैक रखना चाहिए। मैं हर एक बिजनेस का मार्जिन का ट्रैक रखता हूँ कि किस तरीके से उसके मार्जिन वगैरह चल रहे हैं। जैसे कि अभी आपकी सारी गोल्ड कंपनीज ने वन ऑफ लिया है, मतलब क्या कि कस्टम ड्यूटी कट की वजह से सारी गोल्ड कंपनीज को प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ आप मार्जिन देखोगे तो एकदम से मार्जिन के अंदर जो है वो फॉल देखने मिलेगा। अब वन ऑफ अगर मार्जिन के अंदर दिक्कत देखने मिल रहा है तो रीजन जाके चेक करोगे बॉस मार्जिन क्यों कम हुआ है। और अगर आपको लग रहा है कि बॉस ये जो चीज़ है या अगले टाइम ठीक हो जाएगी तो टेंशन नहीं लेना, कंपनी को डिग्रेड नहीं करना। लेकिन अगर दिक्कत हो जाती है तो बॉस कंपनी के अंदर इशू है, टाइम टू कट ऑफ योर पोजीशन कट ऑफ, बाय करना, सेल कब करना, होल्ड कब करना। इसके ऊपर आप जब तक ये वीडियो देख रहे हो उसके ऊपर जो है एक ऑलरेडी पूरे फ्रेमवर्क के ऊपर वीडियो पोस्टेड है, प्रॉपर हर एक इंडस्ट्री का जो है डिस्कशन किया हुआ है, 30+ स्टॉक्स के जो है एग्जाम्पल लेकर रखे हुए, वीडियो बनाकर रखा है। तो वो वीडियो जाके जो है वो चेकआउट कर लेना। फिर उसके बाद आते हैं मार्जिन। चलो ठीक है, अगर हम मार्जिन के केस में देखोगे तो आप इस तरीके से जो है वो मार्जिन का ट्रैक रख सकते हो। फिर चलो उसके बाद हम फिर से स्मार्ट एनालाइज कर लेते हैं, स्मार्ट भी तो है हम। फिर उसके बाद अगर आप आओगे और चेक करोगे तो कुछ रेशियोज होते हैं स्पेसिफिक, जो लोगों ने मेरे को बोला था कि बॉस रेशियोज। मैं एक बात बताऊँ, सच बात बताऊँ, अगर आप बैलेंस शीट पे देखते हो कोई कंपनी केपेक्स कर रहा है तो आप वो समझ सकते हो CWIP देखकर, करंट वर्क कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को देखकर। फिर अब दिक्कत क्या हो जाती है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको है ना बिजनेस का डायरेक्शन देखना है। स्क्रीनर पे लोगों की गंदी आदत क्या है पता है, वो बस एक स्क्रीनर का वन ऑफ नंबर देख लेंगे कि चलो इस बार का ROE 14% है ना, चलो अच्छा है, इस बार का ROE 11% हो गया ना, चलो अच्छा है। यार अगर आप कल्याण को जो है वो सीधा टाइटन से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली कल्याण ROE के हिसाब से इंफीरियर बिजनेस दिखेगा आपको। लेकिन अगर आप कल्याण का डायरेक्शन देखोगे, आप देखो डायरेक्शन देखो कल्याण का, ROE जो है 2022 से लेके सीधा 14% के आसपास जा चुका है आज के डेट पे, 7% से 14%। और वही अगर आप टाइटन का देखोगे ROE तो कितना है टाइटन का ROE, अगर आप नोटिस भी करोगे तो हमें देखने मिलेगा टाइटन का ROE मेरे हिसाब से कुछ मेंटेन लेवल पे ही है, 23% से 37% के आसपास जा चुका है। अगर आप आज के डेट पे देखोगे तो बॉस टाइटन जो है बेटर बिजनेस है, इसका ROE अच्छा है। मैंने बोला ना स्क्रीनर का स्टैटिक नंबर है, आप स्टैटिक नंबर देखोगे और बोलोगे बॉस ये बिजनेस अच्छा है, बॉस वो बिजनेस अच्छा है। गलत, एकदम गलत, रॉन्ग। क्यों बताऊं, क्योंकि ROE का स्टैटिक नंबर आप नहीं देख सकते हो, आपको जो है ROE की डायरेक्शन देखनी है, रीजन समझना है कि ROE के अंदर इतना फॉल क्यों आ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी एक साथ बहुत ज्यादा मेट्रिक्स को लेकर आता है। अगर आप ड्यू पॉइंट एनालिसिस करोगे, ड्यू पॉइंट एनालिसिस बोलते हैं जिसमें आप रिटर्न ऑन इक्विटी जो फैक्टर पे डिपेंड करता है उन फैक्टर्स को जो है आप ब्रेकआउट करके देखते हो कि किस रीजन की वजह से ROE जो है वो इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। हम इन बिजनेसेस को कर कर भी देखेंगे। कल्याण की ही बात कर रहे थे, कल्याण की ही बात कर रहे थे ना, तो उसकी ही बात कर लेते। चलो आ जाओ कल्याण पे देखोगे तो कल्याण के, चलो स्मार्ट एनालाइज तो करना ही पड़ेगा, स्क्रीनर कौन सा घंटा नंबर देता है। फिर अगर आप देखोगे तो कल्याण के केस में आ जाओ, चलो रेशियोज पे आ जाओ, रेशियोज वाले टैब पे
अगर हम आरओई चेक करें कल्याण का, ड्यू पॉइंट चेक करें, तो आप यहाँ जो है वो ड्यू पॉइंट देख सकते हो। आरओई आरओए दोनों का ब्रेकडाउन है। तो कल्याण के केस में देखोगे तो इनका आरओई जो है वो इंक्रीज हो रहा था, एकदम पॉजिटिव बात, सही है। लेकिन अगर कल्याण का जो लेवरेज है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था। कल्याण के केस में आपको ऐसा भी देखने मिला है कि कल्याण की सेल्स भी बहुत फास्टर पेस पे इंक्रीज हो रही थी। 40% के आसपास कल्याण सेल्स इंक्रीज कर रहा था। अभी भी Q2 के अंदर 37% से इंक्रीज करा इन्होंने। इंडस्ट्री के अंदर बड़े प्लेयर्स के अंदर, पैन इंडिया प्लेयर्स के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर है कल्याण। तो अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 3% के आसपास, 2 से 3% के आसपास जा चुका है। इंक्रीज है, नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्रीज देखने मिला है, अच्छी बात है, चलो करेक्ट। इसके अंदर चेकलिस्ट के अंदर टिक हो गया। एसेट टर्नओवर अगर आप नोटिस करोगे तो चलो इंक्रीज देखने मिला है, मतलब आपके एसेट के हिसाब से आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज होते जा रही है, ये भी टिक, चलो अच्छी बात है। फाइनेंशियल लेवरेज देखो, फाइनेंशियल लेवरेज भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये आप देख सकते हो। तो ये रीजन की वजह से जो है आरओई वगैरह जो है वो इंक्रीज हो रहा है। आरओई इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको इसमें नहीं समझ आता है तो आप आरओए ट्रैक करो बिजनेस का। बैंकिंग बिजनेसेस के अंदर, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के अंदर, एनबीएफसी बिजनेस के अंदर आरओए ट्रैक करो। आरओई का नंबर तो ट्रैक करो ही, आप आरओए इसमें जो है वो ज्यादा ट्रैक करो आपके बैंकिंग बिजनेस के अंदर, क्योंकि आपका जो आरओए है वो जो है वो लेवरेज अकाउंट नहीं करता है बहुत। अब बैंकिंग कंपनीज के केस में देखोगे तो एकदम ह्यूज लेवरेज रहेगा इसमें। एचडीएफसी बैंक का देखो लेवरेज कितना ज़्यादा है। अब ऑब्वियसली स्क्रीनर को जो है बैंकिंग की किस तरीके की लायबिलिटी होती है वो नहीं समझ आता है। ऑब्वियसली बैंक्स को जो है वो बोरो करना पड़ेगा ना, अगर उन्हें लोन देना है तो लोगों से बोरो करना ही पड़ेगा। अब बिना लेवरेज के तो बैंक चला ही नहीं सकते हो। एनबीएफसी के केस में आ जाओ, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज देख लो, चलो अरमान फाइनेंशियल का केस देख लो, मार्केट कैप है 1300 करोड़ का, डेट है 1400 करोड़ का। तो आप देखो बिना लेवरेज लेकर आप कैसे बैंक चलाओगे। अगर एनबीएफसी हो तो आपको दूसरी बैंक से बोरो करना पड़ेगा ना जाके, कि बैंक मेरे को पैसे दे दो, मेरे को बिजनेस चलाना है। ऐसा करेगा ना अरमान फाइनेंशियल, तभी तो कैपिटल मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा अरमान फाइनेंशियल को। तो आपको जो है ये चीज़ें जो है बैंक के केस में मैं बोलता हूँ बेटर कि आप सीधा इनका ये ट्रैक करो, आरओई का नंबर ट्रैक करो, आरओए का नंबर ट्रैक करो, वो जो है आपके लिए बेटर होगा। अगर हम अरमान फाइनेंशियल को कर ही देखें, यहाँ अरमान फाइनेंशियल का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आई थिंक ये जो स्मार्ट एनालाइज वाला ऑप्शन है बैंक एनबीएफसी को नहीं चलता है। चलो आ जाते कल्याण की बात कर लेते हैं। तो लेवरेज, अब लोगों के दिमाग में ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है, हम आरओए की बात कर ही रहे तो लेवरेज जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और अभी कैसा होता है, लोगों के दिमाग में क्या मिसकंसेप्शन होता है कि कोई भी कंपनी बॉस अगर अपना लेवरेज इंक्रीज कर रही है तो कंपनी जो है खराब है। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत गलत सोच है। अगर कोई कंपनी ग्रो करने के लिए लेवरेज इंक्रीज कर रही है तो अच्छी बात है। अगर कोई कंपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए अपना लेवरेज इंक्रीज कर रही है, अच्छी बात है। चेक करो उसका डेट टू इक्विटी 2:1, 3, थोड़ा इंक्रीज भी हो जाता है ना अगर डेट टू इक्विटी, फर्क नहीं पड़ता है। जब तक कंपनी अपने सेल्स के अंदर इंक्रीज दिखा रही है तब तक दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लेवरेज इंक्रीज हो रहा है और आपके सेल्स के अंदर डिग्रोथ हो रहा है, आपके मार्जिन रिड्यूस होते जा रहे हैं, तब बॉस ये बिजनेस के अंदर जो है दिक्कत देखने मिल सकता है। क्योंकि तब जो है बिजनेस के अंदर हमें देखने मिलेगा ऑपरेटिंग डीलेवरेज। कोई भी बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन फार्मा कंपनीज के अंदर हो रहा है। एकदम हेवी कैपेक्स कर रहे थे ना केमिकल कंपनीज, दीपक नाइट्राइट देख लो, दीपक नाइट्राइट इतना हेवी कैपेक्स कर रही थी। अगर आप देखोगे तो सेल्स के अंदर जो है, आई थिंक दीपक नाइट्राइट के अंदर नहीं देखने मिल रहा है ये चीज़। हाँ अगर आप देखोगे तो सेल्स ग्रोथ जो है 21% है, बट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो -2% है। सेल्स ग्रोथ 11%, प्रॉफिट ग्रोथ 0%, ऑपरेटिंग डीलेवरेज। और सुवेन फार्मा के केस में भी ये देखने मिला था मुझे। अगर आप सुवेन फार्मा को देखोगे तो सेल्स ग्रोथ हो रही है, सेल्स डीग्रो हो रही है 26% से, तो प्रॉफिट भी उस हिसाब से डीग्रो होना चाहिए 26% से। लेकिन आपने बॉस डेट ही इतना लेकर रखा है, आपने कैपेसिटी एक्सपेंशन ही कर रखा है। तो आप अगर देखोगे तो सुवेन के केस में आई थिंक डेट नहीं है, बट स्टिल सुवेन को जो है ऑपरेटिंग डीलेवरेज देखने मिल रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि सीडीएमओ, अब सुवेन जो है सीडीएमओ सेगमेंट के अंदर काम करता है, तो ऐसा हो सकता है कि सीडीएमओ कंपनीज को जो है वो बीच में प्रॉब्लम देखने मिल रहा था। वैसे भी सीडीएमओ जो है एकदम एसेट हैवी बिजनेस है, तो उसके वजह से हो सकता है इसके अंदर ऑपरेटिंग डीलेवरेज देखने मिले। लेकिन अब ऑपरेटिंग डीलेवरेज जो है एकदम गंदी चीज़ है, आपके बिजनेस के अंदर एक बार आ चुकी है तो बस आपके बिजनेस को प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको जो है वो चेकआउट करनी चाहिए। मतलब लेवरेज जो है खराब चीज़ नहीं होती है जब तक वो आपका बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। तो लोग डरते हैं ना कि बॉस लेवरेज आ रहा है बिजनेस के अंदर, कंपनी डेट इंक्रीज कर रही है, डेट से एक्सपेंशन कर रही है। मैं बोलता हूँ कंपनी करे डेट से एक्सपेंशन, क्योंकि इक्विटी से एक्सपेंशन करोगे, आप शेयर होल्डर्स की इक्विटी डाइल्यूट करोगे, आप ईपीएस रिड्यूस करोगे शेयर होल्डर्स का, इससे तो आप डेट से
एक्सपेंशन करो। मैं मानता हूँ बॉस कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है आपके ज़्यादा जाएंगे। अगर आप देखोगे इंटरेस्ट कॉस्ट, वरुण बेवरेजेस के केस में इंटरेस्ट कॉस्ट एकदम बढ़ चुके हैं अगर आप देखोगे तो, क्योंकि ये डेट से बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंशन कर रहे थे। इंटरेस्ट कॉस्ट अगर आप देखोगे तो 292 से सीधा 415 के आसपास जा चुके हैं, क्योंकि कैपेसिटी वर्क इन प्रोग्रेस जो है इनका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है। अगर आप CWIP देखोगे तो 942 के आसपास जा चुका है। इन्होंने अभी 2023 में ही कैपेसिटी एक्सपेंशन किया था, बहुत सारे प्लांट्स की जगह केपिक्स वगैरह भी कर रहा था, ब्राउनफील्ड केपिक्स भी चल रहा था, ग्रीनफील्ड केपिक्स भी चल रहा था। आपकी हॉस्पिटल कंपनीज भी केपिक्स वगैरह करती है, तो आप CWIP जो है वो स्क्रीनर पे नंबर ट्रैक करो। अब मैं जानबूझ के आपको कंपनीज का एग्जांपल ले रहा हूँ, इंडस्ट्रीज का एग्जांपल ले रहा हूँ, ताकि आपको साथ में पता भी चलते रहे कि इंडस्ट्री के अंदर क्या चल रहा है, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, और फिर उस हिसाब से आप जो है नंबर्स को भी कनेक्ट कर पाओ। क्योंकि मेरा एक आइडियोलॉजी है बॉस कि अगर स्क्रीनर के आप स्टैटिक नंबर्स देखोगे तो आप वेस्ट हो, स्क्रीनर यूज करना बंद कर दो, इक्विटी रिसर्च करना बंद कर दो, क्योंकि कोई यूज नहीं है इस चीज का। स्टैटिक नंबर्स मत देखो, स्टैटिक नंबर्स पे आइडियोलॉजी मत बनाओ, ट्रैक करते रहो, बिजनेस को ट्रैक करो। अभी अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ही ट्रैक करना जो है सबसे बेस्ट होता है। आप सीधा जाके चेक मत करो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कितना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मार्जिन कितना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस तरीके से जो है वो चीज़ें चल रही है, उस हिसाब से आप ट्रैक करो। आप जो है ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो समझना स्टार्ट कर दोगे। तो आप ROE का नंबर ट्रैक कर सकते हो, ROE जितना ज़्यादा होता है उतना बेटर होता है, बट ऐसा ना हो कि आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो रहा है, एसेट टर्नओवर रिड्यूस हो रहा है और आपका लेवरेज इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से आपका ROE इंक्रीज हो रहा है, ऐसा मत देखो। तो इसलिए आप ROE का नंबर भी देखो, ROE का नंबर भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक है। तो आपको जो है इस तरीके से ट्रैकिंग करनी पड़ेगी ROE की। चलो ठीक है, ये मान लिया कि ड्यू पॉइंट देखना पड़ेगा हमें, ड्यू पॉइंट एनालिसिस। इन्हें जो है ब्रेकअप दिया हुआ है, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, ड्यू पॉइंट का फॉर्मूला डाल के कुछ ब्रेकअप वगैरह नहीं करना है। हमें ब्रेकअप दिया हुआ है, ब्रेकअप का बस डायरेक्शन समझना है। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ बस नंबर समझो, आप अगर बिजनेस को डीपली जाके स्टडी करोगे तो आप नंबर्स भी समझ पाओगे, लेकिन आप डायरेक्शन समझो। डायरेक्शन जो है वो नंबर्स से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टॉक मार्केट जो है आपका नंबर्स का गेम नहीं है। आज के डेट पे अगर नंबर का गेम होता तो कोई भी खेल लेता, लेकिन आपको डायरेक्शन समझना पड़ेगा, कॉमन सेंस से काम लेना पड़ेगा। आप सिंपली बैठ के नंबर्स पे नहीं डिपेंडेंट रह सकते हो। डिटेल्स आपको बिजनेस की पता होनी चाहिए, जितनी ज्यादा डिटेल्स पता होगी उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आपको कभी कुछ ज्यादा पता होगा तो वो बेटर है आपको कुछ कम पता होने से आपके बिजनेस के बारे में। कोई भी बिजनेस के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी कंपनी को ट्रैक कर रहे हो, तो उस कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि आपको फालतू इन्फॉर्मेशन है कि बस वो एम्प्लॉय के साथ क्या हो रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है या इस बिजनेस को इस तरीके से इफेक्ट हो रहा है, ESG रिस्क वगैरह है। वरुण बेवरेजेस को ESG रिस्क क्या उखाड़ लेंगे? कॉर्पोरेट गवर्नेंस उखाड़ सकता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत सीवियर टॉपिक है जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनेगा, क्योंकि ये वीडियो के अंदर अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्कस करेंगे तो कुछ फायदा भी नहीं है। तो आपको जो है वो आप जब कॉन्कॉल्स वगैरह पढ़ोगे तभी आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो है वो आइडिया लगेगा, ऐसे तो आपको आइडिया लगेगा नहीं है स्क्रीनर पे नंबर्स देखकर। तो आप फिर उसके हिसाब से कैपिटल एलोकेशन रेशियोज वगैरह भी देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल का नंबर। अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल जो है, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी जो है सिर्फ आपका इक्विटी का बताता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो है वो बताता है कि आप इक्विटी और डेट दोनों पे मिला के कितना रिटर्न कमा पा रहे हो। तो इस पे जो है आप NOPAT यूज़ करते हो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं इसे बेसिकली, ये आप देख सकते हो। फिर वैल्यूएशन रेशियोज वगैरह है, ये तो ठीक है, चलो वैल्यूएशन रेशियोज भी हर कंपनी के लिए अलग अलग यूज़ होते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए आप PE रेशियो भी यूज़ कर सकते हो, प्राइस टू अर्निंग यूज़ कर सकते हो, प्राइस टू बुक यूज़ कर सकते हो। मैं प्रेफर नहीं करता हूँ प्राइस टू बुक्स। प्राइस टू बुक अगर आप रेशियो यूज़ कर रहे हो तो बैंकिंग कंपनी के लिए यूज़ करो, NBFC के लिए यूज़ करो, माइक्रो फाइनेंस के लिए यूज़ करो। ऐसे मैं प्रेफर नहीं करूँगा प्राइस टू बुक, क्योंकि प्राइस टू बुक से आप IT कंपनी की वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते हो। चलो ये तो ठीक है, चलो वैल्यू हमारी वरुण बेवरेजेस जो है मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, अगर आप TCS का वैल्यू कर रहे हो और आप उनको बोलोगे कि बॉस आपकी बुक वैल्यू जो है वो 281 है, मतलब प्राइस टू बुक मतलब क्या कि आपके कंपनी के पास एसेट माइनस लायबिलिटी मतलब आपका इक्विटी, वो होगा आपका बुक वैल्यू। आप बोलोगे कि बुक वैल्यू पर शेयर आपकी 281 रुपीज़ है, आप मांग रहे हो 4200 रुपीज़, तो आपके बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम है, चलो मैं इन्वेस्ट करूंगा ही नहीं। हाँ, TCS के अंदर ग्रोथ कम है, कोई उधर बैठ कर बोल रहा होगा कि बॉस ग्रोथ कम है बिजनेस के अंदर, पता है मुझे, बट मैं बस नंबर्स के हिसाब से एग्जांपल ले रहा हूँ। तो प्राइस टू बुक वैल्यू से मतलब ये जो रेशियोज है, वैल्यूएशन रेशियोज वगैरह, इनसे जो है आप हर एक चीज़ वैल्यू नहीं कर सकते हो। हर रेशियो का अलग अलग जो है वो पर्पस होता है। तो प्राइस टू अर्निंग से आप मोस्ट ऑफ द बिजनेस जो है वो वैल्यू कर सकते हो। बस एक चीज़ होनी चाहिए कि अगर आप बिजनेस देख रहे हो प्राइस टू अर्निंग में, तो ऐसा ना हो कि वो कंपनी जो है वो लॉस जनरेट कर रही है। अगर वो लॉस जनरेट कर रही है तो बॉस आप जो है वो EV टू एबिटा यूज़ करो। अगर एबिटा भी नहीं जनरेट कर पा रही है कंपनी, तो कंपनी के अंदर दिक्कत है, आप जो है प्राइस टू सेल यूज़ करो। बहुत सारे इंटरनेट स्टॉक्स अगर आप देखोगे, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो है वो यही कैटेगरी के अंदर आते थे। उसमें जो है बहुत टाइम के लिए प्राइस टू सेल जो है वो यूज़ किया जाता था, और वही सही तरीके का मैट्रिक है ऐसी कंपनीज को वैल्यू करने के लिए। जोमेटो के केस में अगर आप जाकर देखोगे तो आप सीधा प्राइस टू बुक से जो
है वो वैल्यू नहीं कर सकते हो, क्योंकि जोमेटो के केस में प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो 7.84 है। पी को देखकर आप जोमेटो को वैल्यू नहीं कर सकते हो। आप जो है जोमेटो को सीधा आपके कैश फ्लो से भी वैल्यू नहीं कर सकते हो। कैश फ्लो जो है आपको चेक करना चाहिए, अगर आपके एक बिजनेस के अंदर कैश फ्लो कितना आ रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग आप कितना कर रहे हो, आप सीधा जाके कैश फ्लो के अंदर ये जो है ये सारी चीज़ें जो है वो चेकआउट कर सकते हो कि आपने फिक्स्ड एसेट कितना परचेस किया है, इन्वेस्टमेंट्स कितनी करी है। अगर आप जोमेटो के केस में देखोगे तो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट परचेस्ड है, क्योंकि अभी अभी इन्होंने पेटीएम का टिकटिंग बिजनेस एक्वायर किया है। बाकी भी जोमेटो जो है वो इन्वेस्ट करता रहता है, और इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी आप देख सकते हो जोमेटो के केस में। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको दिखेगी। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में अगर कंपनी कोई शेयर्स इशू कर रही है या डेट वगैरह ले रही है, रीपेमेंट कर रही है, वो सब चीज़ें आपको दिखेगी। ऐसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मेन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसका भी मैं आपको एक जुगाड़ बताऊंगा। एकदम आप सिर्फ फॉरेंसिक्स देखकर इनकम स्टेटमेंट में जाके है ना करो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बॉस फॉरेंसिक्स मत करो, इनकम स्टेटमेंट मत देखो, बट उससे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि बाकी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यार। आप कंपनी का डायरेक्शन समझो, कंपनी समझो, सिर्फ नंबर्स देखकर क्या समझोगे। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर हम बात करें जोमेटो की, तो अगर हम रेशियो एनालिसिस पे आ जाए तो आप जोमेटो का जो वैल्यूएशन है, जो सबसे बेस्ट तरीका रहेगा जोमेटो को वैल्यू करने का, मैं बोलूँगा कि आप प्राइस टू सेल्स पे वैल्यू करो। अगर आप ट्रेंड जैसी कंपनीज वैल्यू कर रहे हो, ट्रेंड मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो ये जो है टाटा की कंपनी है, जिसके अंडर जूडियो आता है, स्टार बाजार आता है। ट्रेंड भी जो है एकदम टॉप नॉच सेल्स ग्रोथ लेकर आ रहा था, बट अब ट्रेंड के पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ के अंदर फॉल देखने मिला है, एक क्वार्टर का देखने मिला है, ऐसा नहीं है। बट इसकी जो पीयर कंपनीज है वो नंबर्स जो है वो अच्छा रिपोर्ट कर रही है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। अब आप कभी भी कोई भी कंपनी को एनालाइज करते हो ना स्क्रीनर पे, तो आप पीयर्स जाके चेक करो। स्क्रीनर का एक प्रॉब्लम है कि स्क्रीनर जो है पीयर्स अच्छे से नहीं दिखाता है, तो आप टिकर यूज कर सकते हो। टिकर जो है उस हिसाब से बेटर है, फिनोलॉजी का टिकर है, वहाँ पे जो है पीयर्स कंपैरेटिवली दिखते हैं। अगर आप ट्रेंड को देखोगे, मतलब क्या दिक्कत है कि आपके जो लार्ज कैप स्टॉक्स है ना उनके पीयर्स नहीं दिखाएगा ये। तो अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो ये जो है ट्रेंड के पीयर्स दिखा रहा है, बट फिर उसी जगह अगर मैं V2 रिटेल जैसी कंपनीज देखूँ या स्टाइल बाजार जैसी कंपनीज देखूँ, तो उनके जो पीयर्स है ये सही से नहीं दिखाता है। अब ये ट्रेंड को यहाँ नहीं दिखा रहा है, तो आप कुछ चीज़ है पीयर्स के साथ कंपैरिजन करो। हर एक बिजनेस को जो है आप पीयर्स के साथ स्टडी करो, कंपैरिजन करके देखो, नहीं तो फिर आपका जो है कुछ नहीं होना है। अगर आप V2 रिटेल को भी हम ट्रेंड के साथ कंपैरिजन कर ले, तो आप इस तरीके से पूरा पीयर्स का कंपैरिजन करो। ग्रोथ कितना हो रहा है बिजनेस के अंदर, टोटल सेल्स ग्रोथ कितना है, क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ आ रही है, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, एक ग्रोथ क्यों लेके आ रहा है, एक ग्रोथ क्यों नहीं लेके आ रहा है। ट्रेंड और V2 रिटेल दोनों के अंदर ही ग्रोथ आ रही है। अभी एग्जैक्ट वर्ड्स पे मत जाओ यार, एक काम करते हैं, चलो सही एग्जाम्पल ही ले लेते। आदित्य बिरला फैशन, इसके अंदर ग्रोथ क्यों नहीं है, ट्रेंड के अंदर क्यों ग्रोथ है, क्या गलत चल रहा है, मार्जिन दोनों के क्यों फ्लक्चुएट हो रहे हैं। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो V2 के कितने अच्छे, ट्रेंड के भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में, बट अगर आप बिरला फैशन के देखोगे तो वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है। फिर उसके बाद अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखोगे तो एक लॉस में है, बाकी दोनों प्रॉफिट में है। रीजन चेक करो ना, जाओ रीजन चेक करो, चीज़ें समझो। आप पीयर्स को कंपैरिजन कर कर चीज़ें समझो, और जो पीयर स्पेस के अंदर सबसे बेस्ट कंपनी है, वही जो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, उन्हें जो है कंसिडर करो। अब आपको बाइंग सेलिंग का फ्रेमवर्क नहीं समझ आ रहा है, कब बाय करो कब सेल करो, तो एक वीडियो पूरा डिटेल्ड बनाया हुआ है, 50 मिनट्स का वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो है, जाकर देखो, सीखो, चीज़ें समझो, क्योंकि उसके बिना जो है चीज़ें कुछ नहीं समझ आनी है। तो ये एक दिक्कत वाला बात है, ये आपका रिस्क है। फिर उसके बाद बात करें तो हाँ, फिर ट्रेंड के बाद अगर हम आए तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है जो कि मैं आपको बताता हूँ, और ये कहाँ यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, वो भी बताता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो कैश फ्लो के अंदर एक रेशियो है कैश फ्लो टू पैट। अब ये कैश फ्लो टू पैट वाला जो रेशियो है, इसका परसेंटेज जो है कभी भी आप देखो 100 या 100 के ऊपर होना चाहिए। मैक्सिमम अगर आप 100 के नीचे देख रहे हो तो 90-95% होना चाहिए, और अगर उससे कम है तो आप सीधा जाके कंपनी के रेशियोज़ के अंदर आप इसका कैश कन्वर्जन साइकिल समझो। अगर कैश कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है तो दिक्कत हो सकता है। आई थिंक डिफेंस कंपनीज के अंदर हो सकता है कैश कन्वर्जन, वैसे भी उनके अंदर कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और कैश कन्वर्जन साइकिल जितना कम होता है उतना ज़्यादा आपकी कंपनी के लिए बेटर होता है। अब कैश कन्वर्जन साइकिल के भी 3-4 मैट्रिक होते हैं, डेटर डेज होता है, इन्वेंट्री डेज होता है, डेज पेएबल होता है। अब ये सारी चीज़ें जो है आपको बेसिक समझनी है, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप यूट्यूब पे जाओ, कोई और चैनल की वीडियो देखो, वहाँ पे जो है आपको ये बेसिक चीज़ें जो है समझाई रहेगी। मेरा पर्पज़ ये है आपको कि मैं आपको इक्विटी रिसर्च सिखाऊँ, ये बेसिक फाइनेंशियल वाली बातें हैं, इतनी काम भी नहीं आती है। आपको आइडिया होना चाहिए हर चीज़ का, बट हर एक चीज़ जो है आप किसी भी कंपनी को एनालाइज करते टाइम यूज़ नहीं करोगे। हो सकता है कि अब हाँ, हो सकता है कि यार CCC जो है आप डिफेंस कंपनीज के अंदर देख रहे हो तो इसके अंदर ज़्यादा मिलेगा, बाकी आप ट्रेंड वगैरह को देख रहे हो तो CCC वगैरह कम होगा। तो यहाँ आपको कैश फ्लो टू पैट के अंदर जो है गार्डन रीच के केस में अगर आप देख रहे हो तो हो सकता है दिक्कत देखने मिले। कैश फ्लो टू पैट गार्डन रीच का देखो आप,
इनके पास कितना कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस आ रहा है, -198%। और एक टाइम पे 635%, एक टाइम पे -187%, एक टाइम पे 336%, कितना फ्लक्चुएटिंग है। तो आप डिफेंस कंपनीज के केस में ये नहीं देख सकते, लेकिन अगर आपकी कंपनी नॉर्मल है, ट्रेंड की तरह दूसरी कंपनीज है, बड़ी एकदम मैच्योर कंपनी है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है आपके आ रहे, तो आप जो है प्रॉपर उस कंपनी को ट्रैक करो ना, और फिर समझोगे कौन सी कंपनी में CFO टू पैट जो है वो एप्लीकेबल है। मेरे हिसाब से मैं एक बात बताऊं, छोटी कंपनीज के अंदर ये मत देखो। अगर आपकी कंपनी जो है बड़ी है, 20, 30, 40,000 करोड़ का जो है वो मार्केट कैप है, उसके ऊपर बड़ी है, 20,000 करोड़ के ऊपर भी बड़ी है, लार्ज कैप सेगमेंट के अंदर आती है, कैश फ्लो टू पैट बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका गेम ओवर हो जाएगा। क्योंकि कंपनी सिर्फ रिसीवेबल्स में दिखाएगी, कैश आ रहा नहीं होगा कंपनी के पास, फेक सेल्स करेगी, क्रेडिट सेल्स करेगी, कैश कभी आएगा ही नहीं। चैनल सेल्स, बहुत सारे तरीके होते हैं जिस तरीके से आप स्कैम कर सकते हो कंपनीज के अंदर, वो भी एक बहुत बड़ा तरीका है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बन सकता है, कमेंट सेक्शन में बता देना कि स्कैम कैसे होता है किसी भी कंपनी के अंदर, वो कैसे आइडेंटिफाई करें एकदम। अब मैं बैठकर कोई फॉरेंसिक एनालिस्ट नहीं हुआ कि मैं बैठूंगा स्क्रीनर पे देखूंगा नंबर्स, स्कैम किस तरीके से हो रहा है वो एनालाइज कर लूंगा, नहीं। लेकिन कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं, अगर कंपनी बहुत ऑब्वियस तरीके से स्कैम कर रही है ना, तो आपको जो है वो समझ जाएगा, और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ऑटोमेटिक जो है वो भरोसा करना बंद कर दोगे। क्योंकि कोई भी बिजनेस का सबसे बड़ा इंजन होता है सेल्स ग्रोथ। सेल्स अगर कम होने लग गई तो बिजनेस के अंदर दिक्कत है, प्रॉफिट अगर कम होने लग गया तो दिक्कत है। बट बहुत बार क्या होता है कि प्रॉफिट और सेल्स को भी जो है वो मैनिपुलेट किया जाता है। बहुत सारी कंपनीज ने ऐसे किया है कुछ टाइम के लिए, बहुत टाइम पहले ऐसे हुआ है, सत्यम ने किया हुआ है, बहुत दूसरी कंपनीज है, यूएस के अंदर भी बहुत सारी कंपनीज है। एनरॉन का भी स्कैम हुआ था, जिनके वजह से ये इश्यूज देखने मिले। तो आपको जो है कैश फ्लो का अच्छी तरीके से ट्रैक रखना चाहिए, कैश फ्लो देखते रहो। कैश फ्लो एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। कोई भी बिजनेस है, कैश फ्लो समझते रहो। लेकिन हाँ, अब चलो बात कर ही रहे तो V2 रिटेल की बात कर लेते हैं। V2 रिटेल की बात कर ही रहे तो यहाँ आप कैश फ्लो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेट कैश फ्लो अगर आप देखोगे तो 4 करोड़ के आसपास है। आप ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो इनसे कि इनका कैश फ्लो जो है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस है, सभी छोटे बिजनेस है, ग्रोथ लेकर आ रहे हैं। दूसरी कंपनी मोस्टशिप टेक्नोलॉजीज, उसके केस में भी अगर आप देखोगे तो कैश फ्लो आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हो इन कंपनीज के साथ, क्योंकि ये ग्रोथ फेज के अंदर कंपनी है। आप कैश फ्लो किन कंपनीज से एक्सपेक्ट करो जो कि ग्रोथ फेज के अंदर जो है उनका ग्रोथ फेज खत्म हो चुका है, वो मिड साइकिल फेज के अंदर है या फिर एकदम मैच्योर फेज के अंदर है, वहां आप कैश फ्लो कंसिडर करो। ऐसे आप माइक्रो कैप स्टॉक्स, छोटे छोटे स्टॉक्स है, उनके अंदर आपको कैश फ्लो देखने ही नहीं मिलेगा बॉस। कोई दिक्कत नहीं है, कोई फायदा नहीं है कैश फ्लो देख के उन स्टॉक्स के अंदर। तो ये कुछ चीजें होती है यार, आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो समझ लो। अगर आप सिर्फ कैश फ्लो को देख के किसी भी स्टॉक को रिजेक्ट कर रहे हो, स्क्रीनर को पे देख के, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ है, मैं बोल रहा हूँ हो सकता है। अगर आप मोस्टशिप के केस में भी देखोगे तो मोस्टशिप का अच्छा खासा बिजनेस है। आई थिंक 60-70% का ग्रोथ इंजन है इनका, 75% का। हालांकि वैल्यूएशन एकदम हाई पे पहुंच चुकी है, पीईजी की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं रखी है इन्होंने। बट ऑब्वियसली अब आपकी सेमीकंडक्टर वाली कंपनीज को सबको वैल्यूएशन अच्छी दी जा रही है। यूएस के अंदर एनवीडिया नाम की कंपनी है, उसको भी इतनी अच्छी वैल्यूएशन दी जा रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आपको देखनी पड़ेगी, पूरी हर एक चीज़ का जो है वो ट्रैक करना पड़ेगा। और ये मुझे कैसे आ रहा है, क्योंकि मैं इतनी सारी कंपनी जो है ट्रैक करता हूँ, इंडस्ट्री को जो है वो समझता रहता हूँ, कॉन कॉल्स वगैरह जो है वो पढ़ता रहता हूँ। अब आगे आगे जैसे जैसे सीरीज के अंदर आगे बढ़ेंगे आपको भी समझ जाएगा कॉन कॉल्स वगैरह पढ़ते कैसे, और फिर आप खुद ट्रैक रख सकते हो कंपनीज का। और बाकी चैनल पे तो इतनी ज़्यादा वीडियोज़ आती ही रहती है, इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज तो हम कवर करते ही रहते हैं। अभी कोवर्किंग स्पेस का भी जो है वीडियो आया होगा या आने वाला होगा, वो भी रिकॉर्डेड पड़ा है मेरे पास। तो इस तरीके से जो है आप कंपनीज को ट्रैक करते रहो, कंटेंट देखते रहो इक्विटी रिसर्च पे। अच्छा, किस तरीके से कोई कंपनी को ट्रैक कर रहा है, क्या आप मैट्रिक्स है कंपनी के बारे में, पूरा कंपनी का अंदर से बाहर समझो, और फिर स्क्रीनर के नंबर्स देखो। मेरा इतना ही, क्योंकि मेरा डर था स्क्रीनर की सीरीज बनाते टाइम कि ऐसा ना हो जाए कि मैं स्क्रीनर की सीरीज बना दूँ और लोग जो है सिर्फ स्क्रीनर के नंबर्स देखते रहे और रियल बिजनेस जो है वो समझना भूल जाए, क्योंकि ऐसा होता है। तो अगर आप माइक्रो कैप स्टॉक समझ रहे हो या छोटे बहुत थोड़े बहुत स्टॉक्स है वो समझ रहे हो, तो कैश फ्लो के अंदर थोड़ा बहुत दिक्कत देखने मिल सकता है। एकदम कैश फ्लो टू पैट ऐसे सोच के मत जाना कि बॉस कैश फ्लो टू पैट जो है वो 100%, 100 के ऊपर चाहिए, मैक्सिमम 90% चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस ने जो है स्कैम भी किया है। अगर आप ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बात कर लो, ये बड़ा स्कैमी ग्रुप है अगर आप देखोगे तो। क्यों स्कैमी ग्रुप है? क्योंकि आप अगर बैलेंस शीट पे ट्रैक करते हो कोई भी बिजनेस को, तो किसी भी बिजनेस के आप रिसीवेबल्स ट्रैक करो। कोई भी बिजनेस के मुझे आज के डेट पे बताओ 3600 करोड़ के आसपास के रिसीवेबल कैसे जा सकते हैं आपके। सेल्स आपकी हो रही है 4000 की और आपके रिसीवेबल से 3600 करोड़ के। ब्राइटकॉम जो है एकदम स्कैम ग्रुप है, जेड सिक्योरिटी हो चुका है, जेड लिस्ट के अंदर आ चुका है, डी लिस्ट में होने वाली थी ये सिक्योरिटी। पी जो है वो 2 पे। अब बहुत लोग आकर बोलेंगे बॉस पी जो है वो 2 का पी है, बहुत सस्ता पी है। पी रेशियो सिर्फ अगर देखते रह जाओगे ना तो बॉस खत्म हो जाओगे। सेल्स ग्रोथ देखो, ट्रैक करो बिजनेस के अंदर कितनी ग्रोथ देखने मिल रही है। अब ब्राइटकॉम को देखो, डी ग्रोथ देखने मिल रही है, 84% का डी ग्रोथ है।
पहले ब्राइटकॉम जो है ग्रोथ अच्छी दिखा रहा था, फिर अभी डी ग्रोथ देखने मिल रहा है, कैश कंपनी के पास आ नहीं रहा था। अगर आप ब्राइटकॉम के केस में जाकर देखोगे तो पूरी कैश फ्लो टू पैट की तो इन्होंने तो पूरी की पूरी धजिया उड़ा के रख दी। अगर आप कैश फ्लो टू पैट देखोगे तो 20%। यहाँ जो है ये मैं आज के डेट पे देख रहा हूँ, मुझे अगर ये मैं पहले देख लेता तो बस बच जाता ब्राइटकॉम स्कैम से। अगर आप देखोगे तो 31%, 51%। क्या है ये? आप सेल्स कर रहे हो, कैश ही नहीं आ रहा है। कौन सी सेल्स कर रहे हो आप? आपका कैश कन्वर्जन साइकिल भी अगर आप देखोगे ब्राइटकॉम के केस में तो कितना कैश कन्वर्जन साइकिल है आपका? ज़्यादा नहीं है, 138 डेज है, वो 148 डेज सीधा 287 पे आ जा चुका है। मतलब कि कैश कैश ही नहीं आ रहा आपके बिजनेस के अंदर। तो ये कुछ चीज़ें होती है, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, आपको ट्रैक रखना चाहिए ये सब चीज़ों का। फिर उसके बाद बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग भी आप ट्रैक कर सकते हो किसी भी बिजनेस के अंदर। कौन सा शेयर होल्डर जो है वो एंटर कर रहा है, कब जो है वो एग्जिट कर रहा है इन्वेस्टर सेक्शन के अंदर। मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, प्रमोटर्स वगैरह आप ट्रैक करो। अब कौन सा इंटरेस्टिंग एक बिजनेस पड़ा था जिसके अंदर आशीष कचोलिया ने एंटर किया था। अब अगर हम यहाँ देख ही ले आशीष कचोलिया, अगर हम कहाँ एंटर किया था, स्क्रीनर पे जाके सर्च करें तो यार मुझे एग्जैक्ट बिजनेस जो है वो याद नहीं आ रहा। ई2ई के अंदर एंटर किया था, हाँ राइट, ई2ई के अंदर एंटर किया था। तो ई2ई के अंदर जाकर देख लो, यहाँ सेल्स ग्रोथ अच्छी है, अच्छा 100% का इंजन है, पीई एकदम हाई पे जा चुका है। तो आप यहाँ पे जाके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो कि कौन इन्वेस्ट कर रहा है कौन नहीं। पब्लिक के केस में देखोगे तो आशीष कचोलिया ने इन्वेस्ट किया है, 1% का स्टेक एक्वायर किया है। बाकी आप प्रमोटर्स को जाकर चेकआउट करते रहो, चेक करो कौन इन्वेस्ट कर रहा है, एफ आई एच डी आईज कौन इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब एफ आई एच डी आईज की होल्डिंग बढ़ने लगती है तब मैं बड़ा इंटरेस्टेड होने लगता हूँ कंपनी के अंदर। बट अगर सिर्फ पब्लिक की बढ़ रही है तब मैं थोड़ा ऐसे डीमोटिवेटेड सा हो जाता हूँ कंपनी के अंदर। मतलब तब ऐसा लगता है कि यार पब्लिक बाय कर रही है और ये बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, स्मार्ट मनी जो है वो एग्जिट कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती है यार, ये मुझे नहीं पसंद। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है तो हर बार खराब हो जाता है। कई बार स्क्रीनर पे क्या होता है कि ये लोग होल्डिंग वगैरह शिफ्ट करते रहते हैं। मतलब डीआई से कोई पब्लिक पे भी आ जाता है और वहाँ पे आपको दिखता है कि पब्लिक के अंदर होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो ये कुछ गलत गलत बातें होती रहती है बिजनेस के साथ, जो है गलत गलत बातें जो है वो चलती रहती है। तो स्क्रीनर पे सिर्फ भरोसा करके नहीं चलना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपके इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर। उसके बाद बात करते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्टर की बात करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। वरुण बेवरेजेस का ही एग्जांपल लेते हैं, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अब वरुण बेवरेजेस का आपको बिजनेस तो समझ ही गया, बॉटलर है पेप्सी का। अब वरुण बेवरेजेस के बिजनेस के अंदर कितनी ग्रोथ आ रही है अगर आप देखोगे तो 21% के आसपास ग्रो कर रहा था। अच्छा खासा डिसेंट 3 ईयर्स के लेवल पे देखोगे तो 35% कैगर की सेल्स ग्रोथ लेकर आया और 77% की अर्निंग्स ग्रोथ लेकर आया। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज वरुण बेवरेजेस को जो है वो भयंकर मिल रहा था। अब मैं 1000 बार हर एक वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, ऑपरेटिंग लेवरेज आपको किसी भी कंपनी के अंदर तब देखने मिलता है जब उसके सेल्स के इंक्रीज के हिसाब से उसकी ऑपरेटिंग अर्निंग जो है वो ज़्यादा होगी। बट हम कभी कभी टोटल अर्निंग्स भी कंसिडर कर लेते हैं। अगर आपकी टोटल अर्निंग्स भी आपकी सेल्स से ज़्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि आपके बिजनेस को जो है वो लेवरेज का इफेक्ट देखने मिल रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज का। तो उसे हम टोटल लेवरेज बोलते हैं, लेकिन मैं ऑपरेटिंग लेवरेज ही बुलाता हूँ जानबूझ के, क्योंकि उसकी वजह से ही जो है वो बेटर भी लगता है यार। टर्मिनोलॉजी और टोटल लेवरेज बोलने में भी मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं उस टाइप के लेवरेज को भी ऑपरेटिंग लेवरेज ही बोलता हूँ जानबूझकर। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो वरुण बेवरेजेस के कैश फ्लो के अंदर कितनी ग्रोथ देखने मिली हमें, 77%। अब ग्रोथ जो है थोड़ी स्लो डाउन होने लगी है। तो आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे देखोगे प्रॉफिट की कितनी ग्रोथ हुई है वरुण बेवरेजेस के अंदर, तो प्रॉफिट की ग्रोथ 27% के आसपास हुई है ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे, जो कि ओके ओके ही है। अगर आप नेट प्रॉफिट पे भी जाके देखोगे और प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे तो यार नोटिस करोगे आप, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 2000 करोड़ के आसपास जा चुका है। नेट प्रॉफिट मार्जिन आप यहाँ देख सकते हो। प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ कितनी हुई है वो एग्जैक्ट नंबर तो यार दिख नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। ऐसे तो मैं हाँ ईयर ऑन ईयर लेवल पे अगर आप प्रॉफिट की ग्रोथ देखोगे तो उसके अंदर जो है अभी देखो फॉल देखने मिल रहा है। पहले जितने लेवल्स पे हो रहा था उतने लेवल पे अभी चल नहीं रहा है आज के डेट पे। तो अब कोई भी होता है, कोई भी बिजनेस या एक स्केल पे जाने के बाद, मैच्योरिटी फेज पे आने के बाद स्लो डाउन तो है वो बिजनेस के अंदर देखने ही मिलता है। तो वरुण बेवरेजेस जैसे बिजनेस की बात कर लो। अब यूजुअली अगर हम रिवर्स डीसीएफ करें तो रिवर्स डीसीएफ हम करते क्यों है मैं वो बता देता हूँ, और सबसे ईजी तरीका बता देता हूँ। एकदम कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाओ, आपको कोई एकदम एनालिस्ट नहीं बनना है, फर्म के अंदर अगर काम करना है तो डीसीएफ मॉडल जो है वो बनाना आना चाहिए। उसके ऊपर वो एकदम डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। बट रिवर्स डीसीएफ जो है एकदम इजी सिंपल टॉपिक है, बट इसके अंदर आपके जो भी एजम्पशंस आप लोगे ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आपके वैल्यूएशन के ऊपर। आपका एक भी एजम्पशन गलत हो गया तो आपका बस गेम चेंज हो गया, आप जो है अच्छी कंपनी भी जो है वो स्किप कर दोगे। तो ऐसे तो वरुण बेवरेजेस के केस में हम जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ले लेते हैं इनका। इसके ऊपर आप अज्यूम कर सकते हो जैसे कि अगर आप कैश फ्लो के अंदर देखोगे तो 25% का इंक्रीज देखने मिल रहा है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझो 2391 है,
तो आप यहाँ रिवर्स डीसीएफ में जाके अर्निंग्स के केस में यहाँ कैश फ्लो डाल दो, ठीक है। अब डिस्काउंट रेट में क्या डालोगे आप कि आप उस कंपनी से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। वरुण बेवरेजेस है, अभी आप अगर बॉन्ड में जाके एफडी में जाके इन्वेस्ट करोगे तो आपको आराम से 60% का रिटर्न मिल जाएगा, 7%, 7.5% के आसपास। तो आप ऑब्वियसली बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करोगे कोई कंपनी के तो 8.5, 10% के आसपास मिल जाएगा। तो 10% तो आप मांगोगे नहीं, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको कम से कम रिटर्न मिलना चाहिए मेरे हिसाब से 12% का, 12% आपको मिलना चाहिए। बट आप फिर वरुण बेवरेजेस जैसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सोचते हो कि सिर्फ 5 साल ही इन्वेस्ट करूंगा, रिटर्न कमाना है 13% का। वरुण बेवरेजेस के स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया 1 साल के अंदर, पहले वो देख लेते हैं। 41% का रिटर्न दिया, पोटेंशियल है अभी भी। तो हम डिस्काउंट रेट अज्यूम कर लेते हैं 15%, कि मुझे 15% का जो है वरुण बेवरेजेस से रिटर्न जो है कमाना है। बट कैगर अज्यूम करते तो 14 ही कर लेते चलो, क्योंकि 1% से भी बहुत डिफरेंस पड़ता है। टर्मिनल ग्रोथ रेट मतलब एट द एंड, मतलब इनफाइनाइट पीरियड तक वरुण बेवरेजेस जो है वो क्या लेवल तक ग्रो करता रहेगा। अब ये टर्मिनल ग्रोथ रेट जो है आपको आपकी जो इंडिया की इकोनॉमी है ना उसका ही ग्रोथ रेट डालना है। अगर आप इंडिया की इकोनॉमी से बड़ा टर्मिनल ग्रोथ रेट डालोगे तो एक दिन आप ऐसा असम्पशन ले रहे हो कि वरुण बेवरेजेस जो है आपकी पूरी इंडिया की इकोनॉमी से बड़ी कंपनी बन जाएगी, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। तो टर्मिनल ग्रोथ रेट बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है, बहुत सोच समझ के डालना। 6% के हिसाब से डालो ही मत, मैं तो बोल रहा हूँ डिस्काउंट रेट पे खेलो, टर्मिनल पे खेलो ही मत। आप अज्यूम कर रहे हो कि मैं इन्वेस्ट करूंगा वरुण बेवरेजेस में 10 साल, चलो ओके। अब टर्मिनल मल्टीपल जो है अगर आप वरुण बेवरेजेस का देखोगे तो आज के डेट पे 82 है। तो चलो हम चार्ट पे जाके पी के इसमें मीडियन पी देख लेते, पिछले 5 सालों का 63, 10 सालों का 59। तो ठीक है, हम वरुण बेवरेज का अज्यूम कर लेते कि आगे इसकी अर्निंग्स वगैरह भी इंक्रीज होती रहेगी, तो हम 60 का पी अज्यूम कर लें इस पर। ऑब्वियसली मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो मैं लूंगा ही, मैं रिस्क तो नहीं लूंगा। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ आपका जो वरुण बेवरेजेस का अर्निंग्स है वो अगर आपको 14% रिटर्न जनरेट करना है उस पर, तो इसके कैश फ्लोज जो है 15% के आसपास जो है वो ग्रो करने चाहिए हर साल। एक भी साल अगर ये कैश फ्लो जो है इससे कम ग्रो करता है तो आपको जो है वो 14% का ग्रोथ जो है वो नहीं मिलेगा। ये चीज़ जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप देखो कि वरुण बेवरेजेस क्या 14-15% पे अपने कैश फ्लो जो है वो ग्रो कर सकता है क्या, जाके चेकआउट करो। अब यहाँ आप देखोगे तो 25% का ग्रोथ देखने मिला है, और 5 ईयर्स पे आप देखोगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो के अंदर 13% का ही ग्रोथ देखने मिला है। तो आप देखोगे कि बॉस ये तो पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ आप थोड़ा खेल कर देखो, आपको थोड़ा अजम्पशंस वगैरह लेने ही पड़ेंगे। बट अब वरुण बेवरेजेस जो है इंडिया के बाहर भी फोकस कर रहा है, एक्सपेंशन भी कर रहा है, तो हो सकता है यार 15% पे अर्निंग्स ग्रो हो सकती है इसकी, क्योंकि ये ऑपरेटिंग लेवरेज वगैरह पे भी खेल रहा है। अब आप यहाँ सिर्फ नेट इनकम नहीं डाल सकते, आप ऑपरेटिंग आपका प्रॉफिट डालोगे तो मेरे हिसाब से बेटर होगा। आपका कैश फ्लो में ऑपरेटिंग नहीं, आपका नॉर्मल नेट इनकम जो है वो मत डालो, सीएफओ ही डालो, क्योंकि सीएफओ मतलब आपके पास कितना कैश आ रहा है आपके ऑपरेशन से। नेट इनकम डालोगे तो कोई इतना मतलब ट्रस्ट नहीं करता हूँ मैं। तो आप इस तरीके से जो है वो रिवर्स डीसीएफ को यूज़ कर सकते हो। नहीं समझ आ रहा है, एक और कंपनी ट्राई कर लेंगे, कल्याण के केस में ट्राई कर लेंगे। कल्याण के केस में आप इसका पी जो है 119 के आसपास है। मेरा ऐसा अजम्पशन है कि कुछ टाइम बाद इस सेगमेंट के अंदर जो है वो जितनी एकदम पीक ग्रोथ आ रही है, पीक वैल्यूएशन पे चीज़ें जा रही है, वो जो है आगे जाकर थोड़ी बहुत नॉर्मल होने लग जाएगी, ऐसे मेरा अजम्पशन है। मैं अपने अपने अजम्पशन के हिसाब से रिवर्स डीसीए बनाऊंगा अपना। हर एक का अपना अपना अजम्पशन होता है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो अलग अपना अपना अजम्पशन है, खुद अजम्पशन लो, खुद ट्रायल टेस्टिंग करके देखो। बट एकदम रिवर्स डीसीएफ आप सोच रहे हो कि बॉस मेरे को रिवर्स डीसीएफ मिल गया, बस मेरी लाइफ सेट, आज मैं रिवर्स डीसीएफ पे नंबर डालूंगा और बस खत्म, मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी सेट है एकदम, ये नंबर देखना, ये नंबर के आगे नहीं पॉसिबल है। अजम्पशंस हर बार सच नहीं होते, कोई भी बिजनेस के अंदर कभी भी डिग्रोथ आ सकती है, कभी भी दिक्कत हो सकती है। तो सिर्फ रिवर्स डीसीएफ पे डिपेंडेंट लाइफ सेट नहीं करना, पूरा जो है इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है जीरो हो जाएगा। स्टॉक के अंदर दिक्कत आ गई, कंपनी के अंदर दिक्कत आ गई, पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा, ऐसे ही बेटर होगे। बात करते कल्याण के केस में भी अगर हम देखें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ही ले सकते हैं कल्याण के केस में भी, हाँ वही लेंगे, बेटर होगा। या अगर आप कल्याण का पहले वो रेशियो देख लो यार, सीएफओ टू पैट वाला, सीएफओ टू पैट वाला कल्याण के केस में फ्लक्चुएट हो रहा है, ये दिक्कत देखने मिल रहा है। क्यों देखने मिल रहा है, इसके पीछे भी रीज़न है कि कल्याण की जो वर्किंग कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा है, इन्वेंट्री के लिए अच्छा खासा स्पेंड होता है, एकदम हेवी वैल्यू होती है इनकी इन्वेंट्री की, क्योंकि गोल्ड के अंदर जो ये कंपनी डील करती है और गोल्ड की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से इसका वर्किंग कैपिटल एकदम इंक्रीज हो जाता है। तो आप सीएफओ टू पैट देखोगे तो उसके अंदर जो है फ्लक्चुएशन देखने मिल रहा है। तो अज्यूम कर लेते हैं यार इसमें जो है हम नेट इनकम ही ले लेते, आप जो है सीधा नेट प्रॉफिट लो और उसमें से जो है डिप्रिसिएशन माइनस कर दो। जब आप ये करते हो तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट में से आप डिप्रिसिएशन माइनस कर दो, हाँ 2024 का ही ले लो ना,
2024 का ही ले लेंगे हम कल्याण के केस में भी, इनका नेट प्रॉफिट है 626 करोड़। 22 ट्रेलिंग 12 मंथ्स का बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। अभी जो है वन ऑफ हुआ है गोल्ड के अंदर, 596 का ले लो, और डिप्रिसिएशन आप इनका ले लो 274 का, अज्यूमिंग कि कल्याण अभी का जो पेस ऑफ ग्रोथ है उस पर ही ग्रो करता रहेगा, कैपेसिटी एक्सपेंशन करता रहेगा। तो 596 में से अगर हम 274 सब्ट्रैक्ट करें तो ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमने जो है वो 320 के आसपास जो है हम हमारी अर्निंग्स रख देते। तो 320 चलो डन, क्योंकि आपका बिजनेस जो है उसके अंदर डेप्रिसिएशन भी होता ही रहेगा, केपेक्स आप करते ही रहोगे, बिजनेस आप ग्रो करते ही रहोगे, तो डेप्रिसिएशन भी जो है आपको उस हिसाब से चार्ज करना पड़ेगा। अब अगर मैं कल्याण के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज के डेट पे, अगर आप देखो कल्याण का मार्केट कैप 74,000 करोड़ है, आप अगर देखोगे तो कल्याण के अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं कम से कम हर साल 15% रिटर्न या 16% रिटर्न कमाऊँ। तो अगर मैं अज्यूम करता हूँ 16% रिटर्न कमाऊंगा, टर्मिनल ग्रोथ एट 6% रख दूँ, अगले 10 साल तक कल्याण में इन्वेस्ट करूँगा, आज के डेट पे मल्टीपल है 119, बट आगे जाके चीज़ें ठीक हो जाएगी, और अज्यूम कर लेते हैं मल्टीपल जो है वो 60 पे चल जाता है, 10 साल बाद की बात कर रहा हूँ यार, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कर लेते 55 रख देते। कैलकुलेट करो कल्याण की अर्निंग जो है हर साल 32% पे ग्रो होनी चाहिए। क्या पॉसिबल है? पास्ट डेटा देख लो, पॉसिबल तो लग रहा है बॉस, जिस तरीके से कल्याण ग्रो कर रहा है 32% पे ऑब्वियसली कल्याण को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता ही रहेगा। अभी भी कल्याण 37% के आसपास ग्रो कर रहा है, तो 32% के आसपास अर्निंग्स ग्रो हो सकती है, तो उस हिसाब से आप सोच सकते हो कि ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है। अब ये अर्निंग वाला जो अजम्पशन है ना, ये थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है इसके अंदर, तो ये मुझे प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। ये तो मैंने अभी एग्जाम्पल के लिए अजम्पशन ले लिया। तो इस तरीके से आप रिवर्स डीसीएफ पे जो है खेल सकते हो, समझ सकते हो चीज़ें। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक है ये भी। इसके बाद अब ये जो है मैं सोच रहा हूँ सीरीज 2 जो है, अब डीसीएफ पे भी जाके देखोगे तो डीसीएफ में आप अर्निंग्स डाल दो कल्याण की, जैसे कि हमने पिछले इसमें डाली, डिस्काउंट रेट आप डाल सकते हो। अर्निंग्स का ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे तो अर्निंग्स का ग्रोथ रेट अगले 10 साल तक मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि कल्याण की जो अर्निंग्स है वो 20% पे ग्रो करेगी, डिसेंट एजम्पशन है। वो आपको रिवर्स डीसीएफ क्या बता रहा था कि आपकी अर्निंग जो है क्या पेस पे ग्रो करनी चाहिए, डीसीएफ में मैं क्या बता रहा हूँ कि मेरी अर्निंग जो है वो क्या पेस पे ग्रो करेगी। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ एजम्पशन 20%, यार सीधा एजम्पशन लेना है नॉर्मल 10 ईयर्स के लिए। तो कल्याण की जो वैल्यू है, शेट कुछ तो गड़बड़ हो गया, मैंने बोला था ना एजम्पशन के अंदर दिक्कत हो गया। अब अर्निंग्स वाइज अब अगर आप देखोगे तो कल्याण की जो इंट्रिंसिक वैल्यू हमें दिख रही है 84। शेट कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे हिसाब से मॉडल के अंदर। अगर आप चेक करोगे तो अर्निंग्स के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। डिप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज कर लिया, इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा चार्ज कर लिया। आई थिंक कैश फ्लो ही लेना चाहिए था कल्याण के अंदर। तो आप उस तरीके से यार जाकर देख लो, डीसीएफ के अंदर आपके एजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। रिवर्स डीसीएफ मेरे हिसाब से बेटर था, आप देख सकते हो 32% से जो है अर्निंग्स ग्रो होनी चाहिए। अगर मैं एजम्पशन बढ़ा लूँ तो आप देख सकते हो कि कल्याण की जो वैल्यू है वो 187 के आसपास चल जाएगी। ये अर्निंग्स के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, ये डेप्रिसिएशन वाला एजम्पशन गलत लिया है या कुछ गलत हुआ है, वो कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ है। अब जाके कंपनीज को जाकर चेकआउट कर लो यार। वोडाफोन आइडिया के केस में तो आप रिवर्स डीसीएफ कर ही नहीं सकते हो, आपको पता ही नहीं है। कंपनी वाले खुद अपने कॉन कॉल के अंदर बोल रहे हैं, इसके अंदर बोल रहे हैं कि बॉस एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी लिखा हुआ है कि कंपनी कब चलेगी, कब बंद होगी। फंडिंग अगर वोडाफोन आइडिया को रुक गई तो कंपनी जो है एकदम खत्म सी हो जाएगी। गैम्बल टाइप आप खेल सकते हो, बट इसके अंदर अगर आप देखोगे तो पब्लिक शेयर होल्डिंग इंक्रीज होते जा रही है, डीआईआई जो है वो रिड्यूस होते जा रही है, एफआईआई जो है वो भी उसके अंदर भी थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे देखने मिल रहा है। तो मतलब वोडाफोन आइडिया जो है पूरी डेट के अंदर फंस चुकी है। ऐसी कंपनीज के अंदर आपको जो है वो लेवरेज देखना चाहिए। ऐसी कंपनीज के अंदर देखना जो है चीज़ें वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। वोडाफोन आइडिया का क्या ही लेवरेज देखोगे आप, अगर आप देखोगे तो इक्विटी इनकी नेगेटिव में है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखोगे तो नेगेटिव में है, कुछ पैसे ही नहीं है इनके पास, तो क्या इंटरेस्ट कवर करेंगे ये। कैश फ्लोज तो आप देख ही नहीं सकते, पूरे कैश फ्लोज की धजिया उड़ चुकी है इनके तो पूरे। फाइनेंसिंग एक्टिविटी अभी इन्होंने फाइनेंस रेज करा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आप देख सकते हो 20,000 करोड़ का कैश फ्लो है। कैश फ्लो टू पैड देखोगे आप इसमें तो बॉस सिर्फ -66%, खत्म हो चुकी है कंपनी। आगे जाकर हो सकता है टर्न अराउंड हो जाए। वोडाफोन आइडिया को भी मैं ट्रैक कर रहा हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग लगती है कंपनी, बट आज के हिसाब से, आज के डेट के हिसाब से तो एकदम रिस्की कंपनी है ये। फिर उसके बाद बात करें तो मैं अब डीसीएफ हो गया, रिवर्स डीसीएफ हो गया, बैलेंस शीट के भी कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की बात की, रेशियोज वगैरह की भी बात कर ली। ये लेवरेज रेशियो आपको ऐसी कंपनीज के लिए देखना चाहिए, वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज है। या आप रिलायंस के केस में भी जाके देखो, रिलायंस के केस में भी आपको एकदम हैवी लेवरेज देखने मिलेगा। अगर आप देखोगे
तो यहाँ अगर हम स्मार्ट एनालाइज करें, आप खुद खेलो, स्क्रीनर पे जाके देखो, अलग अलग कंपनी सीखो। अगला वीडियो आता है इस पे हम कॉन कॉल्स के ऊपर ही बनाएंगे, अगला वीडियो कॉन कॉल और क्रेडिट रेटिंग के ऊपर, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, तो वो वीडियो देख लेना। उस पर हम एक दो कॉन कॉल्स वगैरह एक दो कंपनीज के पढ़ेंगे, अभी क्रेडिट रेटिंग भी पढ़ेंगे, समझेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट होता है। या फिर ऐसा कर लेंगे कि एक वीडियो जो है वो क्रेडिट रेटिंग पे बनाएंगे, एक वीडियो जो है वो कॉन कॉल के ऊपर बनाएंगे, और आगे जाके सीरीज़ को जो है थोड़ा थोड़ा एक लेवल ऊपर पे जो है वो लेके जाएंगे। अगर आप अभी रिलायंस, चलो बात कर रहे हो तो पूरी कर लो यार, रिलायंस के केस में अगर आप बात कर रहे हो तो आपका डेट टू एसेट्स अगर आप देखोगे तो डिसेंट है, क्योंकि रिलायंस के केस में इक्विटी वगैरह हाई है। आप क्या, अब तुम बोल रहे थे ना कि कैश फ्लोज होने चाहिए, अगर आप रिलायंस के केस में कैश फ्लोज देखोगे तो ये पैट से भी ज़्यादा है, तो रिलायंस को जो है अच्छा खासा कैश इनफ्लो देखने मिल रहा है, तो रिलायंस के अंदर जो है आपको दिक्कत देखने मिलेगी नहीं। ऑब्वियसली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, बट आप सिर्फ ट्रस्ट पे नहीं खेल सकते हो। जियो फाइनेंशियल के केस में देख लो, जियो फाइनेंशियल के केस में भी अभी क्या ही कैश आ रहा होगा अगर आप देखोगे। आई थिंक इसका डेटा भी नहीं होगा इस पर, अभी लिस्ट हुई है ना कंपनी, तो इतना डेटा भी आपको मिलेगा नहीं। कैश फ्लो टू पैट अगर आप देखोगे तो नहीं देखने मिल रहा है हमें, क्योंकि अभी लिस्टिंग हुई है यार, तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। और ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं, जो भी इनकम है रिलायंस के डिविडेंड से आ रही है, थोड़ा बहुत इन्होंने स्टार्ट किया है, जितना मैंने लास्ट टाइम बिजनेस पढ़ा था वो इन्होंने जियो पेमेंट्स बैंक का जो है वो स्टार्ट करा है। इन्होंने अभी तक एसेट मैनेजमेंट का स्टार्ट नहीं करा है, सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट जो है इनका एसेट मैनेजमेंट का ही लग रहा था। अब तक जो है स्टार्ट नहीं करा है मेरे हिसाब से। हाँ, कॉन कॉल जितनी मैंने पिछली बार पढ़ी थी नहीं करा इन्होंने स्टार्ट, इन्वेस्टर्स पीपीटी पे मैंने देखा था पिछली बार, अभी तक तो स्टार्ट नहीं। हाँ, लेंडिंग और लीजिंग वाला स्टार्ट करा है, जियो पेमेंट्स वाला स्टार्ट करा है, लेकिन एसेट मैनेजमेंट वाला नहीं करा है, ब्लैक रॉक वाला, म्यूचुअल फंड वाला नहीं करा है। ब्रोकिंग बिजनेसेस के अंदर भी ये जो है वो एंटर करने वाले। अब ये जो है स्टोरी के ऊपर ही चल रहा था बिजनेस, अभी जो है बिजनेस जो है वो कंसोलिडेट होने लगा है। पहले तो इतना भयंकर रिटर्न दे चुका है ये बिजनेस, क्योंकि ये पूरा स्टोरी के ऊपर चल रहा था, ये होगा वो होगा, कुछ हो ही नहीं रहा है, ऑपरेशंस तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए। बट रिलायंस है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और अंबानी कुछ भी कर सकता है यार। कंपनीज को ट्रैक करते रहो, यही मेरा जो है वो बात रहेगा। वीडियो को एंड करेंगे यार, बहुत लंबा चले गया वीडियो, 45-46 मिनट्स के आसपास चले गए, तो बस इतना ही रखते वीडियो को। बड़ा डिटेल डिस्कशन कर लिया, एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए, बहुत सारे कंपनीज की बात कर ली, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी जो है वो डिस्कशन किए। सिर्फ स्क्रीनर के नंबर्स पे कंपनी को जज नहीं करना, कंपनीज को ट्रैक करते रहना, कौन कॉल पढ़ते रहना, और फिर उसके बाद जो है बिजनेस को जज करो। स्क्रीनर के बेसिस पे मत समझो। स्क्रीनर आपको जो है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने का काम करेगा, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस इधर होनी चाहिए, इस पे देखकर कुछ नहीं होगा। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सीरीज में जो है आपको मजा आ रहा है तो लिखो कमेंट्स में स्क्रीनर पार्ट 3। अगर अच्छे खासे रिस्पॉन्स आए तो मैं जो है इसके ऊपर पार्ट 3 भी जो है वो लेकर आऊंगा, कॉन कॉल्स, क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह हर चीज डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले जाकर पार्ट 1 देखो यार, यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, पार्ट 1 नहीं देखे हो, नॉनसेंस, शर्म आनी चाहिए आपको आप पे। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।